नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। आज हम उन रिकवरी एजेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें नामचीन बैंक अपने लोन रिकवरी के लिए रखते हैं। कितने वैधानिक हैं ये लोन रिकवरी एजेंट्स और इस तरह की एजेंसियां? क्या नामचीन बैंकों को पता नहीं होता कि उनके रिकवरी एजेंट्स धमकी देकर ताकत का इस्तेमाल करते हैं और आपराधिक तरीके से लोन रिकवरी करने में लग जाते हैं? दोषी चाहे बैंक हो या रिकवरी एजेंट, भोगता है कस्टमर। पैनल डिस्कशन पर जाने से पहले मैं कुछ घटनाओं की जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। हैदराबाद स्थित एक तकनीकी संस्थान के वैज्ञानिक मिस्टर मूर्ति, यह बदला हुआ नाम है, इन्होंने एक मल्टीनेशनल बैंक से लोन लिया था। समय से ये लोन चुका नहीं पाए। रिकवरी एजेंट ने इन्हें पीटा, इनके कपड़े फाड़ दिए, इनकी मूछों को साफ कर दिया, बाल मुंडवा दिए और यहां तक कि इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए। दूसरी घटना, मुंबई के 38 साल के प्रकाश सबरकर, जिन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए का कर्ज लिया था। बीमार स्वास्थ्य के कारण ये समय पर लोन नहीं चुका पाए। रिकवरी एजेंट ने उनका जीना हराम कर दिया और इन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ी। सुसाइड नोट में इन्होंने सब कुछ साफ साफ लिखा। मीडिया जब शोर मचाती है तो बैंकों की नींद खुलती है और वो अपनी साख बचाने के लिए मुआवजा भरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। हैदराबाद पुलिस के अनुसार आंध्र प्रदेश में रिकवरी एजेंट्स की धमकी और प्रताड़ना से तंग आकर 9 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें से एक महिला भी थी। रिकवरी एजेंट्स का मतलब अब एक और खौफ हो गया है और जागरूकता के अभाव में कस्टमर पिसते हैं, बेइज्जत किए जाते हैं और आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल डिस्कशन आज हम करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं श्री सुरेश खंडेलवाल जी। सुरेश खंडेलवाल जी इमैक्युलेट ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं प्रतीक खंडेलवाल जी, ये भी इमैक्युलेट ग्रुप के डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ हैं नीनू खन्ना जी, जो इमैक्युलेट ग्रुप की डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मिस्टर नागपाल जी। तो आप सबका स्वागत है कायदा कानून में। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो 2 में भी एक गेस्ट हैं जो खुद विक्टिम रहे हैं इस तरह के केस के। हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है कायदा कानून में। श्री सुरेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा इमैक्युलेट ग्रुप क्या है? इमैक्युलेट ग्रुप पिछले 3 वर्षों से इमैक्युलेट ब्रेक फ्री फाइनेंस के नाम से यूके के अंदर डेट मैनेजमेंट का काम करता है। डिफरेंट पेपर्स में खबरों से कि यहाँ पर भी डेट मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है जी। क्योंकि यहाँ पर जितना जैसे अभी मालूम है कई लोगों ने सुसाइड किया या लोग बहुत परेशान हो गए, इसलिए हमने डेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर अपना कार्य शुरू करा। जिसे 1 वर्षों से हम संपर्क में हैं और इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जो मैं समझता हूँ डेट मैनेजमेंट के मामले में बैंक्स को बजाय दादागिरी करने के या एजेंट्स को बजाने के लीगल प्रोसीजर से अगर होगा तो मैं समझता हूं कि लोगों को राहत मिलेगी। नागपाल जी हमारे साथ लीगल तरीका आपसे जानने की कोशिश करते हैं। नागपाल जी, लीगल तरीका क्या है? क्या ये कानूनी होते हैं, कानूनी रूप से वैध हैं? जी, रिकवरी एजेंट्स बिल्कुल वैध हैं, बट जो उनका कंडक्ट होता है वो इलीगल होता है। वो बैंक, रिजर्व बैंक ने टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकाली गई हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा गया है कि उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है। उनको किसी भी हालत में कस्टमर को धमकी देने की, उनके घर पे बेवक्त जाने की या फोन पे गाली गलौज करने की या उनको बदतमीजी से पेश आने की कोई अधिकार नहीं है। उनको सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करके उनको सिर्फ ये बोलना है कि आपके पैसे ड्यू हैं, आप कितना पैसा दे सकते हैं और किस टाइम तक दे सकते हैं। हमारे साथ प्रतीक जी हैं। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे जो डेप्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जैसे सुरेश जी, क्या है ये डेप्ट मैनेजमेंट? बेसिकली डेट मैनेजमेंट जो है, हमारा पर्पस है लोगों को अवेयरनेस दिलाना। हम लोगों को अवेयर कराते हैं कि जो भी गाइडलाइंस हैं उनको देखा जाए, अगर वो फॉलो की जाए तो उनको डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बैंक जो है, जो हरासमेंट करता है या कोई भी जो एजेंसी है वो हरासमेंट करती है तो उसके खिलाफ में बहुत सारे लीगल एक्शन किए जा सकते हैं। हम उनको पूरी गाइडेंस देते हैं। तो जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी एक हम इनकम शीट बनाते हैं। अगर वो स्ट्रगलिंग है तो हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं और बैंक को वो दिखाते हैं कि बैंक से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इसका जो है रीशेड्यूल करें, क्योंकि इनको कोई किसी ना किसी रीजन की वजह से इनको प्रॉब्लम हुई है, चाहे मेडिकल ग्राउंड्स पे चाहे किसी और ग्राउंड पे।
चाहे बिजनेस में लॉस होने की वजह से, रिसेशन की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी है, तो आप प्लीज इनकी सिचुएशन को देखें। ये पेमेंट अभी टाइम से नहीं कर पा रहे सिर्फ इस वजह से। बैंक इसको कंसीडर करने की सोचता है, लेकिन जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो इसको इतना ज्यादा हाइप कर देते हैं और अपनी टारगेट पूरा करने के चक्कर में वो ऐसे एक्शंस उठा लेते हैं। तो उसके लिए हम लीगल भी हमने इसमें जाते हैं, प्लस हमने पुलिस की हेल्प भी लेते हैं कि ताकि कस्टमर को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। नीनू जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो बैंक है रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से ये नियुक्त कैसे करते हैं? जैसे जब हमने ये इमैक्युलेट डेट मैनेजमेंट कंपनी को फॉर्म किया, तब हमें ये मालूम चला कि किस तरह से रिकवरी एजेंट्स लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन हमें ये भी रियलाइज हुआ कि बैंक डायरेक्टली रिकवरी एजेंट्स को ये राइट नहीं देता कि आपको लोगों को परेशान करना है। अब क्या होता है कि बैंक एक थर्ड पार्टी को अपना ये प्रोसेस आउटसोर्स करता है कि उनको रिकवरी चाहिए, बैंक को अपना पैसा वापस चाहिए, और जो बिल्कुल मान्य है कि बैंक को चाहिए अपना पैसा। लेकिन क्या होता है कि जो कलेक्शन एजेंसीज होती हैं उनके अपने सेट टारगेट्स होते हैं, वो अपने एजेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, आपको अगर यहाँ पर जॉब करनी है तो आपको इतना पैसा रिकवर करवाना ही करवाना है। वो एजेंट्स के ऊपर फिर आ जाता है, वो क्या करते हैं कि उनको सैलरी अपनी चाहिए, वो फिर लोगों को कॉल करते हैं, परेशान करते हैं। जो एजेंट्स विजिट करते हैं लोगों के घर पे, वो भी उनको धमकाते हैं कि नहीं, पैसा वापस कीजिए, बैंक पैसा चलता है। तो बचा कैसे जा सकता है इससे ऐसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम अपने कस्टमर को पूरा गाइड करते हैं। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनको पूरा बताते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं। आरबीआई ने जैसे गाइडलाइन दी है कि कस्टमर के घर आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जा सकते हैं, ना उससे पहले जा सकते हैं ना उसके बाद जा सकते हैं। कस्टमर को कोई भी अगर कॉल करनी है, सिर्फ जिसने लोन लिया हुआ है या जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ उसको कॉल की जाए, उसके फैमिली मेंबर्स को परेशान ना किया जाए बार बार फोन करके। तो इस तरह ही और जितनी गाइडलाइंस है हम कस्टमर को अवेयर करवाते हैं उससे, और उनको बताते हैं कि ऐसे बचा जा सकता है रिकवरी एजेंट्स की हरासमेंट से। उससे क्या होता है कि लोग अननेसेसरली मेंटल प्रेशर लेते हैं, वो प्रेशर को भी अवॉइड किया जा सकता है। तो यही सब काम है। चलिए नागपाल जी हमारे साथ हैं, क्योंकि कानूनी जो बातें हैं यही हमें बता सकेंगे। रिकवरी एजेंट के लिए गाइडलाइंस क्या जारी की हुई है आरबीआई ने? नागपाल जी 2007 में आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की। पहले उनको जो भी वो रिकवरी एजेंसी बनाई जाती है बैंक के द्वारा, वो उसकी डिटेल्स वेबसाइट में डालते हैं, और कस्टमर भी उनसे लिस्ट मांग सकता है कि कौन कौन सी आपकी रिकवरी एजेंसी है। जब बैंक केस फॉरवर्ड करता है रिकवरी एजेंसी के पास, तो बैंक को एक लेटर देना होता है कस्टमर को कि आपका केस इस रिकवरी एजेंसी के पास है, इसके ये एजेंट हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद ये गाइडलाइंस हैं कि जब भी रिकवरी एजेंट कस्टमर के घर जाता है तो उसको एक अथॉरिटी लेटर दिखाना पड़ता है कि मुझे इस बैंक ने अपॉइंट किया है और ये मेरी अथॉरिटी है। तो कस्टमर बैंक उस रिकवरी एजेंट को उससे आई कार्ड मांग सकता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांग सकता है, और कस्टमर ये भी बोल सकता है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कांटेक्ट करिए और इस पर्टिकुलर जगह पे। यानी कि वो चूज कर सकता है कि मुझे ऑफिस में मिलना है आपसे या किस टाइम पे घर पे मिलना है। अगर ये सब फेल हो जाए तब रिकवरी एजेंट्स अपनी मर्जी के हिसाब से जा सकता है। और उन्होंने जैसे नीनू जी ने बताया कि टाइम भी फिक्स कर रखा है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक फिक्स कर रखा है। उसके बाद आप फोन पे अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते जी, और आप गाली गलौज नहीं कर सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, और आपको हर समय अगर कस्टमर नहीं मिलता है तो एक लेटर छोड़ के जाना है कि आप उसको, मैं इस टाइम पे दोबारा आऊंगा, आप प्लीज मुझे मिलिए जी। यानी कि कई तरह की गाइडलाइंस हैं जो की गई हैं, बोली है आरबीआई ने। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी सारी गाइडलाइंस हैं, क्या रिकवरी एजेंट इन गाइडलाइंस का पालन करते हैं? रिकवरी एजेंट अपनी सैलरी के लिए या अपने टारगेट के लिए शायद उनको तो ये गाइडलाइंस पता भी ना हो जी, और उन्होंने कभी पढ़ा भी ना हो इस गाइडलाइन को। और मैंने आज तक कोई एजेंसी नहीं देखी जो इस गाइडलाइन को फॉलो करती हो, और कहीं ना कहीं लूप होल वहाँ पे होता ही है। और वो 7 बजे के बाद हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं जो हमारे को बताते हैं कि हमारे को 9 बजे कॉल आता है जी। किसी भी टाइम वो हमारे घर पे आ जाते हैं, हमारे पड़ोसियों को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं जी। हम घर पे नहीं होते तो हमारी बीवी को कुछ बोल जाते हैं जी। तो मतलब इतने सारे लोग हमारे से बताते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ही एजेंसी होगी जो इसको फॉलो प्रॉपरली करती है। यानी कि एक प्रकार से पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। बिल्कुल गुंडागर्दी ही है। अगर आप बिना पूछे किसी के घर पे आप घुस रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम निकलेंगे नहीं यहाँ से जब तक आप पैसे नहीं दोगे जी, तो इसका मतलब तो ये गुंडागर्दी है। जबकि गाइडलाइंस आपने अभी सुनी
कि बिना पूछे बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं जा सकते। और वो भी एक टाइम लिमिट है। एक टाइम लिमिट है उसके बीच में ही। जी, जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं ये जो चुने जाते हैं बैंक द्वारा, क्या ये आपराधिक पृष्ठभूमि से होते हैं? मतलब इनके जो जितने भी गुंडे बदमाश हैं क्या उन्हें ही बनाया जाता है? हाँ, उनको ये भी चीज देखी जाती है, क्योंकि कोई भी घर पे जाएगा तो उसकी बॉडी देखी जाती है कि भाई हाँ वहाँ पे जाके थोड़ा रॉब भी पड़ना चाहिए कस्टमर के ऊपर जी। तो ये भी देखा जाता है। प्लस फोन पे जो है वो बहुत ज्यादा गाली गलौच और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जाता है माइंड को कस्टमर के, जबकि कस्टमर मना नहीं करता है पेमेंट के लिए जी। और कस्टमर इस वक्त सिचुएशन में नहीं है, वो अगर 2 दिन भी मांगता है लेकिन तो वो बैंक नहीं दे पाता उनको, क्योंकि एजेंसी के पास जो है टारगेट होता है मंथली और उस मंथ में उसको टारगेट पूरा करना होता है, नहीं तो केस जो है दूसरी एजेंसी पे चला जाता है, उसका टारगेट इनकम्प्लीट माना जाता है। तो वो उसको अगर लास्ट डे नहीं दिया गया तो वो किसी भी हद तक गुजर जाता है उस पेमेंट को लेने। सुरेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं, मान लीजिए इस तरह की गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, तो इमैक्युलेट जो संस्था है क्या मदद उनकी कर सकती है? देखिए, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, क्योंकि हमने जानकारी के लिए जिन लोगों को हमारे संपर्क में आए हैं उनको हमने पूरा गाइडलाइन बताया। एक बार जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि एजेंट्स ऐसा नहीं कर सकते तब तक आपके अंदर हौसला नहीं पैदा होता। जब ये कह दिया जाता है कि अगर ऐसा हो तो आप इस बात को रजिस्टर कर सकते हैं, उनकी FIR करा सकते हैं, उनके खिलाफ जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग आप हमें संपर्क करते हैं, हम बैंक से बात करते हैं इस बात के लिए। हमने बैंक को संपर्क किया है और उन्होंने उस बात को सुना भी है। नीनू जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, डेप्थ मैनेजमेंट जो है ये क्या किस तरह की हेल्प करती है किसी विक्टिम की? क्या आपके पास कोई उदाहरण भी हो तो हमें बताइए। कस्टमर नहीं, मैं विक्टिम कहना चाहूंगी। जो हैरेसमेंट और ये रिकवरी एजेंट से परेशान होते हैं वो लोग हमें संपर्क करते हैं, हम उनको एक जोड़ते हैं अपने साथ में, उनका हम पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि हाँ उनका एक्सपेंडिचर कितना है, उनकी इनकम कितनी है, देन उसके अकॉर्डिंग हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके बिहाफ पे बैंक से, रिकवरी एजेंट से हम बात करेंगे, आप चैन की नींद सोइए। उससे क्या होता है, वो उनको ये फायदा ही होता है उनके लिए, अपने घर बैठते हैं, अपनी एक सुख भरी जिंदगी वो जी सकते हैं। और उनके बिहाफ पे हम बैंकों से बात करते रहते हैं, हम कलेक्शन एजेंसी से बात करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो हम लीगल सहायता भी लेते हैं। कुछ ऐसी टेप हमारे पास हैं जो रिकवरी एजेंट्स और कस्टमर के बीच में बात हुई, कैसी बात हुई, कहां तक गुजरा वो रिकवरी एजेंट, ये पूरी बात हम सुनाएंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको हम वो टेप भी सुनाएंगे, साथ ही बात करेंगे एक विक्टिम से। प्रदीप जी हैं हमारे साथ और इस पर पूरी होगी आगे चर्चा। रुकने ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कायदा कानून में।